नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। और वहीं विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस लहर में बच्चों का सबसे ज़्यादा खतरा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यालयों को अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साल ट्यूशन फीस ना बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा सीएम ने अन्य 4 बड़े फैसले भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में से उन अंशों को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं जिसमें महिलाओं को कमतर दिखाया गया है। इसके साथ ही पाठ्यक्रमों को ऑडिट कर जेंडर न्यूट्रल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कोरोना महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की जिम्मेदारियां राज्य सरकार को सौंप दी है। वही महिलाओं को दूर ऑपरेटर, वाहन चालक और ट्रैवल गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का आदेश भी दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ियों और मिड डे मील में अधिक मात्रा में अनाज को शामिल करने के साथ साथ शासकीय निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में हर 3 महीने में बच्चों का पोषण स्तर और खून की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर एमपी के तहत महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण विषय पर हुई बैठक में कहा कि महिला अधिकारियों कर्मचारियों के पद के नाम में भी समानता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिक्षा प्राचार्य के स्थान पर समान शब्दावली जैसे शिक्षक प्राचार्य जैसे पद नाम का उपयोग किया जाना चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसने महज 2 महीने अप्रैल महीने में ही फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी के जरिए 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को भेजे हैं। रैकेट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तानी नागरिकों और चीनी नागरिकों के इस गिरोह में शामिल होने की भी सबूत हाथ लगे हैं। रैकेट में पाकिस्तानी चीनी नागरिकों के साथ साथ देश के चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सचिव और व्यवसाय शामिल में है। पुलिस ने जिन 4 लोगों को दबोचा है वह हैं गुरुग्राम के एक चार्टेड अकाउंट एविक केडिया, दिल्ली के विक्की मखीजा और एक कंपनी सचिव डोली मखीजा और गुजरात में राजकोट के दिलीप पटेल। पुलिस ने राजकोट के विजय हरियाणी और विजय छतलानी और अन्यथा अज्ञात फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हज़ार इनाम की घोषणा की है। क्रिप्टो ट्रेडर्स से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह राशि वजीर एक्स और विनाश नाम के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर USDT थिएटर नामक क्रिप्टो के ट्रेड की एवज में ली गई है। इन क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी हासिल करने पर पता चला कि पाकिस्तानी नागरिक और नेटवर्क पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर पर भारतीय ट्रेडर से संपर्क कर रहे थे। इसकी भनक भारतीय क्रिप्टो ट्रेडर्स को भी नहीं थी। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब भोपाल के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड के मामले की जांच की जा रही थी। जो आरोपी पकड़े गए उनसे 60 डिजिटल सिग्नेचर, 3 लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 1 मोबाइल फ़ोन, क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टेटमेंट, फर्जी कंपनी से संबंधित दस्तावेज, उनकी सूची, लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक की चेकबुक और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एमपी हाउसिंग बोर्ड से जुड़ी संपत्ति की फाइलें तलब कर ली हैं। इसमें वो प्रॉपर्टी शामिल है जो प्रदेश में किराए पर दी गई है या फिर विवादित है। इसके साथ ही अनधिकृत रूप से कब्जा की गई प्रॉपर्टी के संबंध में मंत्री ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। बीते मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में हुई बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी 7 दिन के अंदर उन तक भेजी जाए। बैठक के दौरान अयोध्या एक्सटेंशन, भोपाल में प्रस्तावित सुरम्य आवासीय योजना के प्रथम चरण की प्रशासकीय स्वीकृति देने का फैसला लिया गया है। पहले फेज में यहां 40 आवासीय भवन बनाए जाएंगे। योजना के दूसरे और तीसरे चरण में 1360 भवन और 34 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही रामानगर,
बाणागंगा कॉलोनी भोपाल के 268 भूखंडों के आवंटन, रिवैया टाउन के मकानों की बिक्री के बाद नामांतरण और रास लखेरी सबरी नगर भोपाल के विकृत भूखंडों के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। पंडित दीनदयाल नगर सागर में ऑफर के माध्यम से आवंटित भूखंडों के सीमांकन विवाद के कारण आवंटियों को वैकल्पिक भूखंड दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में ई पंजीयन और ई ऑफर की कार्रवाई के लिए एमपी ऑनलाइन के साथ किए गए समझौते अनुबंध को 2 वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय भी लिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में प्रेमिका पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। युवती गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र देवरी गांव में सिरफिरे प्रेमी आनंद पटेल के बुलाने पर उसकी 25 वर्षीय प्रेमिका घर से 100 मीटर दूर रात 1 बजे मिलने गई थी, जहां आनंद पटेल युवती के साथ विवाद करने लगा। एएसपी शिव कुमार वर्मा ने के मुताबिक आनंद पटेल लड़की से प्रेम करता था। दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था। घटना के वक्त युवक का भी हाथ जल गया। प्रेमी का कहना है कि चुनरी में आग लगने से युवती झुलसती थी। आग बुझाने का उसने पूरा प्रयास किया। परिजनों ने 2 दिन बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वन तैयार किया जा रहा है। भोपाल के बदभदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार के बाद छोड़े गए कोविड पीड़ितों की अस्थियों को परिसर में पौधरोपण के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण बड़ी संख्या में दाह संस्कार ने शमशान के लिए एक चुनौती पेश की थी, क्योंकि परिसर में राख में कई टन अवशेष बचे थे। इनका उपयोग वृक्षारोपण के लिए उर्वरक के रूप में किया जा रहा है। परियोजना प्रमुख तन्मय जैन ने कहा कि हम 12,000 वर्ग फुट भूमि में 3,500 पौधे लगाए जाएंगे। वर्तमान में यहाँ 56 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। 15 से 20 महीने में ये पेड़ बन जाएंगे। ये सामान्य जंगल की तुलना में लगभग 30% घना होगा। पिछले कुछ महीनों में बदभदा शमशान घाट में कई अंतिम संस्कार हुए, जिसके कारण लगभग 4 से 5 ट्रक राख हो गई है। चूँकि राख ज़्यादातर कोविड संक्रमित निकायों की थी, इसलिए इसे अन्य स्थानों पर ले जाना संभव नहीं था। लोगों में डर था, इसलिए इस राख को कहीं और ले जाने में दिक्कत हो सकती है। हम इसे खुली जगह में रखना और किसी जलाशय में फेंकना भी नहीं चाहते हैं। और वहीं अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर और अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्होंने सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। वह 98 साल के थे और लंबे दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और इलाज के लिए उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है और कई सेलिब्रिटीज़ के साथ ही नेताओं ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उनके ने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता श्री दिलीप कुमार जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और प्रशंसकों और परिजनों को संबल दे। और वहीं बिलासपुर से सांसद अरुण साव को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ संगठन से एक नाम मांगा गया था, जिसके बाद संगठन ने
प्रदेश से अरुण साव का नाम भेजा है। संगठन के सूत्रों का कहना है कि अरुण साव के साथ ही त्रिपुरा के बाद कल ही झारखंड के राज्यपाल का पद संभालने वाले रमेश बैस ने अपनी तरफ से केंद्रीय संगठन को दुर्ग से सांसद विजय बघेल का नाम सुझाया है। वहीं छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सरोज पांडे भी केंद्रीय संगठन के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि तीनों में से अरुण साव के मंत्री बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि अरुण साव छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में बहुल्य साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा संगठन में उनकी छवि साफ सुथरे नेता की है, इसलिए ही वह संगठन की पहली पसंद है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में छत्तीसगढ़ से किसी को मौका मिलता है तो उसमें अरुण साव का नाम सबसे पहले हो सकता है। फिलहाल इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। बता दें कि मोदी कैबिनेट में विस्तार से पहले बीते मंगलवार को 8 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ से रमेश बैस का नाम भी शामिल है। रमेश बैस को त्रिपुरा से झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत को भी राज्यपाल बना दिया गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राज्य शासन से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजित पाल सिंह को निलंबित कर दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सिंह के ठिकानों पर छापा मारकर 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्तियों का पता लगाया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक जीपी सिंह को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि निलंबन अवधि में सिंह का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रायपुर रहेगा और वह नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्र होगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस की युवा शाखा के 2 नेताओं पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक भिलाई के खुर्सीपार निवासी अश्विनी कुमार कौशल और संतोषी पारा कैंप 2 निवासी भूपेंद्र देवांगन ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2016 में मोहम्मद शाहिद और जुल्फिकार ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 5,35,000 रुपये उनसे लिए थे, लेकिन जब भर्ती हुई तो उनकी नौकरी नहीं लगी। इसके बाद से वे अपने पैसे मांग रहे थे, लेकिन पैसे नहीं मिलने पर आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। और वहीं पर्यावरण प्रेमियों को सुखद और एहसास देने वाली खबर है छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। यहाँ वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्य में चालू वर्ष 2021 से 22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 99,45,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसका रोपण 13,905 हेक्टेयर रकबा में होगा। इसमें विभाग की ओर से रोपण का कार्य तेजी से जारी है। वन मंत्री अकबर ने वर्तमान में पौधरोपण के कार्य को प्राथमिकता देते हुए गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षण और वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि इनमें वन विभाग की ओर से आरडीएफ योजना के अंतर्गत 4,408 हेक्टेयर रकबा में 44,74,000 तथा आरडीबीएफ योजना के अंतर्गत 460 हेक्टेयर रकबा में 1,84,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसी तरह ग्राम वन समिति के माध्यम से 100 हेक्टेयर रकबा में 4,000 औषधीय पौधों अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण कार्यक्रम 30 हेक्टेयर रकबा में 35,000 पथ रोपण योजना के तहत 28 हेक्टेयर रकबा में 28,000 नदी तट रोपण के अंतर्गत 102 हेक्टेयर रकबा में 1,12,000 और पर्यावरण वानिकी कार्यक्रम के तहत 3 हेक्टेयर रकबा में 3,000 पौधों का रोपण जारी है।